नमस्कार। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि महाजनपद और महाजनपद से संबंधित हम उसी समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कुछ शैव धर्म और भागवत धर्म से संबंधित तथ्यों को देखा था। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऐतिहासिक काल का ही दौर चल रहा है। हम देखेंगे कुछ राजवंश। ये राजवंश सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये राजवंश शुरू होते हैं मौर्य वंश से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यहाँ पर उत्तर भारत में वंश स्थापित हुआ उसमें था मौर्य वंश। पहला जो वंश था जिसको हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है, वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश के पहले का कुछ बैकग्राउंड हम देख लें। चूंकि अब हम ये पिछले कक्षा में समझ चुके थे कि 16वें महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभरा था मगध। और मगध महाजनपद का विस्तार इतना हुआ कि जब हम 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में थे, मल्ल, कौशल, काशी और वत्स, कुरु, पांचाल और सूरसेन, ये जितने महाजनपद थे ये सब के सब मगध महाजनपद का हिस्सा हो गए थे। तो अब मगध महाजनपद की जो भी प्रशासनिक इकाई थी वो उत्तर प्रदेश में कहां कहां तक फैली थी और उसके क्या क्या कार्य थे जो आज के अभिलेखों से पता चलते हैं, वही हमको पढ़ना है। तो हुआ क्या कि जो मगध महाजनपद है वहां पर महापद्मानंद का उत्तराधिकारी धनानंद का शासन था। धनानंद बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था और उससे रुष्ट होकर के, उससे विघ्न होकर के एक टीचर हुआ करते थे, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य जो थे इनका नाम कौटिल्य भी मिलता है, चाणक्य या कौटिल्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनका नाम था। ये क्या किए, एक तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान के एरिया में आज के समय पड़ता है, वहां पर शिक्षक थे तक्षशिला में। और वो एक लड़के को लेते हैं, एक शिक्षक को लेते हैं, कहीं कहीं पर उसे एक विद्यार्थी बताया गया है और उसको ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड करके मगध की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं, यानी कि धनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। उस समय मगध पर तब एक शासन स्थापित होता है, वंश स्थापित होता था। वो वंश था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना जो था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध एक राजघराने से था। वो राजघराना क्या है? जब हम पिछली कक्षा में पढ़े थे कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में महाजनपद के साथ साथ रिपब्लिक या गणराज्य भी होते थे। तो हमने गोरखपुर में आपको गोरखपुर का जो क्षेत्र है वहां पर 2 गणराज्य की बात कही थी। एक गणराज्य था जो राम ग्राम के कोली थे और उसी के बगल में एक गणराज्य था, उसका नाम था पिपली वन के मोरी। पिपली वन के मोरी। ये जो पिपली वन के मोरी थे, इन्हीं नाम से आप समझ सकते हैं, इन्हीं के नाम पर ये मौर्य वंश पड़ा है, यानी कि चंद्रगुप्त का मौर्य का नाम यहाँ से मोरी से लिया गया है। माना जाता है कि जो पिपली वन के मोरी के जो शासक थे, राजा थे, उन्हीं के पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में क्या क्या जानकारी मिलती है, हम पूरे मगध साम्राज्य को नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हीं पक्षों को देखेंगे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से था। ज्यादा लंबा करेंगे, वैसे भी आज वीडियो श्रृंखला उम्मीद है कि हो सकती है लंबी हो जाए। आप लोग कोशिश करिएगा, अगर बहुत लंबी हो तो 2x करके देख लीजिएगा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके संबंध में एक अभिलेख मिला था। वो अभिलेख मिला था, कहां पर मिला था? वो मिला था गोरखपुर के क्षेत्र में। गोरखपुर के क्षेत्र में एक अभिलेख मिला था। उस अभिलेख का नाम था सोहगौरा का अभिलेख। सोहगौरा का अभिलेख। सोहगौरा का अभिलेख। ये अभिलेख ताम्र अभिलेख था। ताम्र प्लेट पर लिखा गया था, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था, ताम्र अभिलेख था, सोहगौरा का अभिलेख। इसमें क्या वर्णन है? उस समय गोरखपुर के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गई थी। उस अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की यह जानकारी मिलती है कि उस अकाल से निपटने के लिए उन्होंने कई अन्नागार, अन्न का कोठार बनाने की बात
कही है और लोगों को राहत देने की बात की है। तो शाहगौरा अभिलेख में क्या मिला है, तो यहाँ पर अन्न के कुठार की बात की गई है, या अकाल, ऐसे हम लिख लें अगर, अकाल से निपटने का प्रावधान है, अकाल से निपटने की बात किया गया है, अकाल से निपटने के संबंध में वही मैंने आपको बता दी है। मौखिक सारी चीजें लिखना ठीक भी नहीं है। ये लिखी किस भाषा में है, तो ये लिखी है जो ये, हाँ, शाहगौरा का अभिलेख है, ये लिखी थी प्राकृत भाषा में और लिपि इसकी थी ब्राह्मी लिपि थी। ठीक ठीक। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद बिंदुसार का शासनकाल आता है, इनका उत्तराधिकारी होता था, उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार से संबंधित, बिंदुसार भी मगध का शासक था। इसके संबंध में बहुत बढ़िया पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हो। फिर इसका उत्तराधिकारी था, वो था अशोक। कहा जाता है कि शुरू में अशोक जो था वो बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था, अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। अखंड भारत पर अशोक, अखंड भारत यानी कि मगध पर अशोक का शासन था, लेकिन एक छोटा सा राज्य था कलिंग, जो भारत, अखंड भारत का हिस्सा नहीं था। अशोक उस कलिंग को अखंड भारत का हिस्सा बनाने के लिए जब युद्ध लड़ता है, और युद्ध लड़ने के बाद वह देखता है कि चूंकि कलिंग की लाखों सेनाएं एक ही फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में मारी जाती हैं, तो अशोक का वहीं हृदय परिवर्तन होता है कि जितने सैनिक मरे हैं, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो अशोक कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद वो युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपना लेता है। युद्ध नीति को छोड़ करके जब धम्म नीति को अपना लेता है, तब आगे क्या करता है, ये धम्म नीति का पहले मतलब हम समझें कि यह अहिंसा की बातें अब करेगा, और यह शांति की बातें करेगा, जीवों पर, पशुओं पर दया की बातें करेगा, लोगों की एक दूसरे की सहायता करने की बातें करेगा। इसमें धम्म नीति में यह युद्ध नीति को छोड़ने की बात करता है। कहता है कि हम उम्मीद करते हैं और वो ऐसा भरोसा दिलाए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां कभी किसी युद्ध नहीं करेंगी। हालांकि उसका राजनीतिक कारण ये था कि अब अशोक के पास जीतने के लिए कुछ नहीं था, और यही इतिहासकार कहते हैं, कुछ नहीं था। ठीक है, तो जो धम्म नीति था वो अपनाया। तो इसने क्या किया कि पूरे अखंड भारत में, पूरे मगध में 40 जगह यह लेख लिखवाया, और वह लेख बड़े बड़े पिलर पर थे। यह 40 जगह, एक जो धम्म नीति था, ये क्या करता था, पत्थर पर यानी कि शिला पर या पिलर पर, स्तंभ पर लेख लिखवाता था। और कितना लेख लिखवाया, 40 लेख लिखवाया था। और ये जो पत्थर थे, इनको मथुरा से भी लाया गया था, और मिर्जापुर में एक जगह है चुनार, उस चुनार से भी लाया गया था। और ये रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर के थे। ये जो स्तंभ थे या पत्थर के अभिलेख थे, ये किसके थे, रेड सैंडस्टोन, इसे हिंदी में कहेंगे लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर के थे। अगर डियर आपको ये लगे कि ये जो चीजें हम बता रहे हैं बहुत डेप्थ है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सारी चीजें डेप्थ है, लेकिन क्या करें, आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। हम भी कई एग्जाम को देते हैं, फेस किए हैं, तो देखे हैं ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अभी कैसा, ये तो हम थोड़ा सा इतिहास को इसलिए जोड़ के चल रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। इन 40 पत्थरों में से जो 5 हैं, जो शिलालेख है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। अब पांचों का नाम हम समझे, उत्तर प्रदेश में कौन कौन 5 शिलालेख हैं। तो नंबर 1 जो है उसको देखें। पहले तो ये हम देखते हैं, 2 जो है वो है बृहद स्तंभ लेख, बृहद स्तंभ लेख, बृहद स्तंभ लेख। अब बृहद स्तंभ लेख में कौन है, एक है प्रयाग में है, प्रयाग में पाया गया था, माने इलाहाबाद में था, और दूसरा मेरठ में था। यही इससे लगे फैक्ट को याद कर लेंगे। तो जो प्रयाग में था उससे संबंधित यहाँ बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन जो मेरठ में था उसको हम देखें। जो मेरठ में था, पाया गया था, बृहद स्तंभ लेख था, किसका था, अशोक का था। उसे फिरोज शाह तुगलक, 60 में अगर हम लिखे यहाँ FST, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली से स्थापित लेके गया था। कहाँ लेके गया था, मेरठ से दिल्ली लेके गया था फिरोज शाह तुगलक। और एक तो प्रयाग में हो गया, एक स्तंभ लेख प्रयाग का हो गया, एक स्तंभ लेख मेरठ में पाया गया था, फिरोज शाह तुगलक उसे मेरठ से दिल्ली लेके गया था। अगर हम 2
लघु शिलालेख की बात, दो लघु स्तंभ लेख की बात करें, दो लघु स्तंभ लेख, दो लघु स्तंभ लेख, ये जो दो लघु स्तंभ लेख थे, इसमें एक तो था कौशाम्बी का, एक कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, और दूसरा है सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। जो सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है, उसका जो ऊपर का भाग है, हम सब देखे हैं जो नोट पर बना होता है अशोक चिन्ह, तो वो पूरा केवल ऊपर का जो शेर है उसी को दिखाते हैं। ऐसे अगर ये पूरा का पूरा स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख, तो ऊपर के जो सिंह बने हुए हैं उन्हीं को दिखाता है। तो यहाँ पर जो सिंह शीर्ष है, ऐसे अगर हम करें, सिंह शीर्ष है, इन सिंह शीर्ष को भारत का राज्य चिन्ह बनाया गया है, भारत का राज्य चिन्ह बनाया गया है, राज्य चिन्ह बनाया गया है। अब ये हम देखें कि इसमें 4 शेर हैं और चारों शेर शांति के प्रतीक हैं, चारों एक दूसरे के विपरीत मुंह करके बैठे हुए हैं। बैल है जो समृद्धि का प्रतीक है, अश्व है, घोड़ा है जो उत्साह का प्रतीक है, एक चक्र है उसमें 24 तीलियां है, वो लगातार प्रगति का प्रतीक है। तो वो तो हम इतिहास में पढ़ते हैं और सारे दूसरे सेगमेंट में पढ़ लेंगे। यहाँ हम उत्तर प्रदेश से संबंधित तो सारनाथ का हम देख लिए, तो एक प्रयाग हो गया, दूसरा मेरठ, ये दोनों बृहद शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख थे, और कौशाम्बी और सारनाथ ये लघु स्तंभ लेख थे। और जो 5वां है वो हमारा है, एक है अहरौरा स्थान, अहरौरा है, अहरौरा, ये कहाँ पर है अहरौरा, ये है मिर्जापुर में, मिर्जापुर में, मिर्जापुर, ये लघु शिलालेख है, ये लघु शिलालेख है, शिलालेख है। और इसके बारे में हमने बताया, ये जो था ये पाए, इसे एक पैंथलर नामक वैज्ञानिक था, पैंथलर, पैंथलर नामक वैज्ञानिक, अंग्रेज था पुरातत्वविद, वही इसको खोजा था। इसको पढ़ने का काम, जो ये शिलालेख था, अभी तो जो हमने बताया कि ये शिलालेख को पढ़ने का काम कौन किया था, ये बहुत एग्जाम में पूछा है कि इसको पढ़ने का काम किया था 1837 की बातें हैं, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप नामक वैज्ञानिक जो है पुरातत्वविद, इसको ये जो अशोक के शिलालेख थे इनको पढ़ा था। तो इसके साथ साथ अशोक शिलालेख, स्तंभ लेख और शिलालेख के अलावा बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि अशोक जो है 84,000 स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। इसका एक बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक इसका पूछ सकता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण है सारनाथ में, वाराणसी में, और उसका नाम है चौखड़ी का स्तूप और धम्मेघ स्तूप। तो दो एक स्तूप है वाराणसी में, सारनाथ में, जो सारनाथ के स्तूप हैं उनमें एक था धम्मेघ, धम्मेघ शिखर, धम्मेघ, और दूसरा था चौखड़ी स्तूप, चौखड़ी स्तूप, चौखड़ी स्तूप। तो 84,000 स्तूप बनाया था, उसमें धम्मेघ स्तूप और चौखड़ी स्तूप, ये दोनों स्तूप, इसको हम स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। तो धम्मेघ स्तूप और चौखड़ी स्तूप बनवाया था। इसी के साथ मौर्य वंश समाप्त होता है। जब मौर्य वंश समाप्त होता है तो ऐसे आप सुनते चलिए, तब तक हम इरेज कर दें। जब मौर्य वंश समाप्त होता है तो उसके बाद एक मौर्य वंश का अंतिम शासक, कमजोर शासक था, उसका नाम भद्रथ था। भद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने एक दिन भद्रथ की हत्या कर दी। जब भद्रथ की हत्या कर दी तब वह बैठ गया इस गद्दी पे, जो मगध की गद्दी पे। जब मगध की गद्दी पर बैठ जाता है पुष्यमित्र शुंग, तो वहीं से शुंग वंश की स्थापना होती है। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। मिटा लें तब बताते हैं आप लोग को। वीडियो लंबी हो जाए तो उससे क्या है, अगर आप दिल से या शिद्दत से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वीडियो छोटी लंबी तो होती रहती है। तो अब जो था शुंग वंश, तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अच्छा, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, इसकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है, अयोध्या अभिलेख से मिलती है।
अयोध्या अभिलेख किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी, लिपि ब्राह्मी थी। अच्छा, जो अयोध्या अभिलेख मिला है इसमें एक वर्णन है कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जब हम लोग रामायण देखते हैं तो देखते हैं कि महाराज जब राम जो है राजा बनते हैं, राज सिंहासन पर बैठते हैं, तो एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और अपना घोड़ा छोड़ देते हैं। माना जाता है कि अगर उस घोड़े को जो बांधता है तो वह ये चुनौती स्वीकार करता है कि राज्य का विस्तार हमारे यहाँ तक नहीं है, तो राज्य वहां से उस क्षेत्र से युद्ध लड़ता है, उस क्षेत्र के शासक से, और वह जहां तक घोड़ा टहलता है माना जाता है तो राज्य उन्हीं का है। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और इनके जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे, पतंजलि, वही बाबा रामदेव वाले पतंजलि, पतंजलि थे। इन्होंने एक व्याकरण की रचना की, इसमें नहीं अगर पूछेगा तो ऐसे भी आप जानकारी के लिए याद रखिए। उस व्याकरण का नाम है महाभाष्य, महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने की है, व्याकरण था ये। महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने की है। इस इनके दोनों अश्वमेध यज्ञ की चर्चा कालिदास, एक महान कवि थे कालिदास, कालिदास की एक रचना है, उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम मित्रम। अभी व्हाइट बोर्ड पर लिखने की थोड़ा आदत कम है, इसलिए अगर हमारी राइटिंग न समझ में आए तो हम बोल रहे हैं वैसे। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम में दो किरदार हैं, एक है मालविका, एक है मालविका और दूसरा है अग्निमित्र। जो अग्निमित्र थे ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे, अग्निमित्र। इन दोनों की लव स्टोरी का वर्णन है मालविका अग्निमित्रम में, जिसकी रचना कालिदास ने की थी, और यह भी दो अश्वमेध यज्ञ को प्रूफ करता है। उसके बाद इन्हीं के समय में जब ये शुंग वंश था, तो पूरे जो हमारा यूपी वाला सेक्शन है, उस यूपी वाले क्षेत्र में इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी आक्रमण हुआ करते थे। तो शुंग वंश के शासन काल में हिंद यूनानी आक्रमण हुआ करते थे। शुंग वंश के बाद उत्तर प्रदेश यानी कि मगध वाले, जो मगध के विस्तार वाला क्षेत्र था, वहां कर्ण वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश की स्थापना होती है, और कर्ण वंश बहुत छोटे समय तक शासन करता है। ये माना जाता है केवल 45 वर्ष तक शासन किया था कर्ण वंश। जब कर्ण वंश 45 साल तक शासन किया, उसी समय भारत पर शकों का आक्रमण हुआ था। जब शकों का आक्रमण हुआ, माना जाता है कि 71 ईस्वी पूर्व में शकों का आक्रमण होता है भारत पर, पहला आक्रमण, शकों का पहला आक्रमण था। उस समय मालवा के क्षेत्र के राजा विक्रमादित्य ने शकों को दौड़ा कर मारा था। शकों को दौड़ा कर मारने का काम विक्रमादित्य ने किया था। शकों का दूसरा आक्रमण होता है तो वो सफल होते हैं, और यहाँ पर शक क्षेत्र शक राजशाही की स्थापना होती है। जो शकों का क्षेत्र था, वो शकों का क्षेत्र था, इतना समझ लीजिए ऐसे, हमारे यूपी का मथुरा एक समय था शकों का क्षेत्र था, पंजाब, महाराष्ट्र और उज्जैन शकों का क्षेत्र था। तो शक वंश की स्थापना हुई। उसके बाद जब शक वंश की स्थापना हुई तो उसी समय एक और आक्रमण करने वाली झुंड थी, वो थी कुषाण वंश। तो अब शक वंश के बाद हम कुषाण वंश को देखते हैं, इसको इरेज करें। तो कुषाण वंश क्या थे? ये भी डायरेक्ट पूरे उत्तर प्रदेश या मगध के क्षेत्र पर नहीं आए थे शासन करने। इनका जो क्षेत्र था कुषाणों का, वह पश्चिम, दक्षिण, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र हुआ करता था कुषाणों का। तो अब आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश, जो कुषाण वंश है, इनमें सबसे योग्य जो शासक हुए वो हुए थे कनिष्क। कनिष्क, हम उन्हीं फैक्ट को, आप लोग ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि मैं पूरे के पूरे इतिहास को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हीं फैक्टों को देख रहा हूं जिनका संबंध कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश से है। तो ये जो कनिष्क हैं, कनिष्क का जो क्षेत्र था वो था पुरुषपुर।
पुरुषपुर कहाँ है? पुरुषपुर है पेशावर में। पुरुषपुर के मतलब आज का पेशावर, आज का पेशावर। यहाँ पर कनिष्क का क्षेत्र था। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। दूसरी राजधानी मथुरा थी। दूसरी राजधानी मथुरा थी। जो मथुरा थी दूसरी राजधानी, यह कला की, साहित्य की और विभिन्न प्रकार के धर्म के, चाहे वो पारसी धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे वैदिक धर्म हो, तो इन सब का एक पूजा केंद्र हुआ करता था, पूजा स्थली हुआ करती थी। तो वहां पर क्या था, जो दूसरी राजधानी इनकी थी, यहाँ पर जो कनिष्क ने सिक्के चलवाए थे, जो सिक्के मिले हैं, उस सिक्के पर कनिष्क के जो सिक्के थे, सबसे पहले हम ये जाने कि ये प्रथम शासक थे जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और इनके सिक्के पर वैदिक देवताओं के साथ, बुद्ध के साथ वैदिक देवताओं और पारसी देवताओं का भी नाम था। उसके बाद हम ये देखते हैं कनिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट जो है डियर, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहली बार कनिष्क के शासन काल में मूर्ति कला का विकास हुआ। मूर्ति कला का विकास, जो मूर्ति कला का विकास हुआ, इसकी दो शैलियां थी। एक तो थी मथुरा शैली और दूसरी थी गांधार शैली। गांधार शैली, जो मथुरा शैली थी, महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति, महात्मा देख रहे हैं, माइक सही है? हाँ सही है। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति, महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी। तो ये हमारा कनिष्क का शासनकाल हुआ। कनिष्क शासनकाल के बाद, मतलब कुषाण वंश के बाद, मगध के क्षेत्र में आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश, अब हम देखें तो गुप्त वंश इतना समृद्ध था, इनकी विज्ञान, गुप्त वंश का विज्ञान, गणित, ज्योतिषी, साहित्य में इतना ज्यादा ये परिपक्व थे, इतने मैच्योर थे कि इनको स्वर्णकाल भी कहा गया है। प्राचीन काल में इनको स्वर्णकाल कहा गया है। अब हम देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनका जो क्षेत्र था डियर, यह था प्रयागराज। आज हम देख रहे हैं जो प्रयाग से अयोध्या का क्षेत्र था। अयोध्या का क्षेत्र था। इन्होंने सोने के सिक्के, राजा रानी के सोने के सिक्के, जो इनका सिक्का था वो राजा रानी उस पे छपे होते थे, तो इनके सिक्के पर राजा रानी या राजा रानी प्रकार के सिक्के, ऐसे अगर हम लिखें, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। जिस प्रकार विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था, शको ने शक संवत चलाया था, कैलेंडर, संवत कैलेंडर होता है, उसी तरह चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये गुप्त संवत चलाए थे। सारी चीजें सिस्टमेटिक बताने का प्रयास कर रहे हैं। गुप्त संवत चलाए थे। उसके बाद इनका जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र, इनका जो गुप्तों का काल था, यहाँ पर विज्ञान की, गणित की, मैथ की, ज्योतिष की और साहित्य का खूब विकास हुआ। इसी के कारण इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे, इनका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इतने प्रतापी थे कि अगर हमारा ये भारत है, अगर उस समय का ये भारत है, तो ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त, इसे अगर हम आर्यावर्त कहें, इसे हम आर्यावर्त कहें इतिहास में, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, इन सब पर एक छत्र किसी का शासन था, तो वो समुद्रगुप्त का था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों सागरों का पानी पीता था, माने बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का और हिंद महासागर का। इसका मतलब इनका ये क्षेत्र था समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के विजय की गाथा जो है, इनके विजय की गाथा
विजय की गाथा मतलब वर्णन कहाँ पर है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। जो समुद्रगुप्त हैं, इन्हें जो विसेंट स्मिथ, एक अंग्रेज विद्वान थे, विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। ये सब हमारे उत्तर भारत के बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करते थे, तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। विसेंट स्मिथ इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन कहा है। उसके बाद जो ये समुद्रगुप्त थे, ये मैंने कहा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है। अब हम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को एक बार समझें। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख क्या थी। ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसे इलाहाबाद का अभिलेख स्तंभ लेख भी कहा जाता है। सॉरी, इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी कहते हैं। किसे, जो अभी हम वही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद का स्तंभ लेख कहते हैं। एक मिला कहाँ था, ये खुदाई में मिला था कौशाम्बी में। कौशाम्बी जिला है इलाहाबाद के बगल में, कौशाम्बी में मिला था। कौशाम्बी से इसे प्रयागराज के किले में लाए थे अकबर। कौन लाए थे? अकबर लाए थे। इलाहाबाद का स्तंभ लेख कौशाम्बी से मिला था, प्रयागराज के किले में लाए थे अकबर। अब इस अभिलेख को देखें तो ये अभिलेख अगर ऐसे मान लीजिए स्तंभ लेख था, अगर ये स्तंभ लेख है तो जो पहले इसका वर्णन था, इसमें अशोक के बारे में लिखा गया है। अशोक का वर्णन है। फिर बाद में जाकर के जो ये हुए थे हमारे समुद्रगुप्त थे, इनके अमात्य मंत्री, मंत्री माने मंत्री को अमात्य कहा जाता था, अमात्य। इनके जो मंत्री थे, अमात्य थे, उनका नाम हरिसेन था। हरिसेन था। जो हरिसेन मंत्री थे, ये यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में लिखे हैं। समुद्रगुप्त के बारे में लिखे हैं। उसके बाद लास्ट में आकर के जो मुगल शासक थे, जिनका नाम जहांगीर था, उनके बारे में लिखा गया है। इसका मतलब कि जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति लेख है, वो किसकी जानकारी दे रहा है? इलाहाबाद का प्रशस्ति अभिलेख वो जानकारी दे रहा है अशोक के काल का, उसके बाद समुद्रगुप्त के काल का, उसके बाद जहांगीर के काल की जानकारी देता है। कौन? ये इलाहाबाद का स्तंभ लेख। अकबर ने कौशाम्बी से लाकर के इसको कहाँ स्थापित किया था? इलाहाबाद के किले में। यह किस भाषा में है? अब यहाँ मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि यहाँ जहांगीर का भी है, समुद्रगुप्त का है, सबका है। इसकी जो भाषा है वो भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा है। और इसकी जो लिपि है वो लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि है। संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि है। अब समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इरेज करें, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो शकों को भारत में पूर्णतः नष्ट कर दिए थे, दौड़ा सबको मार भगा दिए थे भारत से। इसी के कारण वो स्वयं को अपना विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, अब इनके जो समुद्रगुप्त थे, इनके उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय। पहले तो दादा थे, अब इनका है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये शकों का पूर्णतः भगा दिए थे, माने शकों का नाश किए थे। शकों का नाश किए थे। और इसी के कारण ये इसका नाम जो है विक्रमादित्य, स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। और इसके बाद इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी, जो अंतिम रूप से सबसे प्रतापी शासक हुए, उनका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त थे, ये स्कंदगुप्त ने गाजीपुर, जो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक विधानसभा है, उसको शायद विधानसभा ही है, सैदपुर नाम है। उस विधानसभा में भीतरी अभिलेख मिला है। तो गाजीपुर के भीतरी अभिलेख से
भीतरी अभिलेख यह जानकारी देता है कि स्कंदगुप्त हुड़ों को पराजित किए थे। कई बार हुड़ आक्रमण जो हुए थे, हुड़ आक्रमण को निष्फल किए थे। हुड़ आक्रमण को कौन निष्फल किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। हम पिछली कक्षा में देखे थे कि गाजीपुर का जो भीतरी अभिलेख है, उसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने वासुदेव कृष्ण की उपासना के लिए गांव को दान में दिया था। ये तो हम पिछली कक्षा में देख चुके थे। एक गुप्त शासकों की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि ललितपुर में जो देवगढ़ है, ललितपुर में देवगढ़ में दशा अवतार मंदिर बनाया था। पिछली कक्षा में बताए थे, बस मौखिक सुनिए कि दशा अवतार मंदिर बनवाया था। ये जो दशा अवतार मंदिर है, यह वासुदेव कृष्ण शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाए गए हैं। दशा अवतार मंदिर भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है, जिसपे ऐसे शिखर बना हुआ है, पहला मंदिर है। तो यहीं पर हमारा गुप्त वंश समाप्त होता है और गुप्त वंश के बाद जब भारत में लंबे समय तक राजनीतिक गैप पैदा होता है तो एक और वंश जन्म ले आता है, वो है पुष्पभूति वंश। अब इसकी कहानी को समझें तो आगे हम बढ़े समझते समझते। ये हमारा यूपी है, एक बार यूपी का मैप बना ले ऐसे फ्लो में। ये हमारा यूपी है। यूपी में ये जो है आज कन्नौज जिला है, और हरियाणा में जो अंबाला है, हरियाणा के पास अंबाला, अंबाला को हम थानेसर कहते थे उस समय, थानेसर, थानेसर। और जो कन्नौज है उसका प्राचीन नाम महोदय श्री। इसको ट्रिक से याद रखें। मान लीजिए कोई महान नेता है और बड़ा नेता है, अब किसी पार्टी का नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, उस नेता को हम महोदय कहते हैं, तो कन्नौज का पुराना नाम क्या था? महोदय श्री, महोदय श्री। एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि अभी पिछले किसी एग्जाम में पूछा था, किसी हर जिले का पुराना नाम पूछ लेता है। तो जो थानेसर थे, यहाँ पर एक राजा थे, उनका नाम था प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके 3 पुत्र थे, 3 बच्चे थे। एक का नाम था राजवर्धन, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अभी इसके बाद हम बैकग्राउंड बना रहे हैं। राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, राजश्री। एक किस वंश के थे? तो ये थानेसर के थे, एक पुष्पभूति वंश के थे, पुष्पभूति वंश के थे। इनका शासक था प्रभाकर वर्धन राजा थे, इनके 3 बच्चे थे, थानेसर के थे। ये वैवाहिक संबंध बनाते हैं। जो कन्नौज है, कन्नौज के राजा थे जो जिनका नाम था गृहवर्मा, गृहवर्मा। जो गृहवर्मा थे ये मौखरी वंश के थे। अगर एग्जाम में पूछेगा किस वंश के थे, तो मौखरी वंश के थे। इस गृहवर्मा के साथ किसकी शादी हो जाती है? जो इनकी छोटी पुत्री एक है राजश्री, राजश्री की शादी हो जाती है गृहवर्मा से। जब गृहवर्मा से राजश्री की शादी हो जाती है तो ये कहीं मालवा का क्षेत्र है, तो मालवा के राजा थे, इनका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त, देवगुप्त क्या करते हैं, जाते हैं और गृहवर्मा को मार देते हैं। अब इसको ऐसे सुन लेते हैं, हम ऐसे सुनेंगे तो एक याद हो जाएगा। थानेसर के राजा प्रभाकर वर्मन के 3 बच्चे थे, एक थे राजवर्धन, एक थे हर्षवर्धन, एक थी राजश्री। जो राजश्री थी उनका विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हुआ, गृहवर्मा से हुआ, वर्मन नहीं वर्मा से हुआ। जब गृहवर्मा से इनकी शादी हुई तो मालवा के राजा का नाम जो देवगुप्त था वह गृहवर्मा की हत्या कर देते हैं। जब गृहवर्मा की हत्या कर देते हैं तो राजश्री राज सिंहासन छोड़ करके पलायन हो जाती हैं, भाग जाती हैं अपने जान को बचाने के लिए। उस समय जब बड़े भाई पता पाते हैं, जिनका नाम राजवर्धन था, वो आते हैं और मालवा के राजा को मार देते हैं, जिसका नाम देवगुप्त है।
देवगुप्त को भैया ने मार दिया, राजश्री के भैया ने मार दिया राज्यवर्धन ने। इस देवगुप्त का एक गौड़ शासक था, एक दोस्त था देवगुप्त का गौड़ शासक, उसका नाम शशांक था। शशांक, ये शशांक जब पता पाता है कि मेरे भाई देवगुप्त को हर राजवर्धन ने मार दिया, तो शशांक आता है और शशांक जो है इनको मार देता है, राजवर्धन को मार देता है। देवगुप्त भी मारे गए, राजवर्धन भी मारे गए, गृहवर्मा भी मारे गए। अब आते हैं 17 वर्षीय लड़का हुआ हर्षवर्धन, इतना हिम्मती और प्रतापी था कि जंगल में जाता है, बहन को खोजता है। खोजने के बाद पहले तो शशांक को टपकाता है, जो गौड़ शासक शशांक थे, जो उसके भाई को मारे थे। जब शशांक को टपकाता है, फिर बहन को लेकर आता है कन्नौज, और थानेसर से राजधानी स्थल, जो अपने बहन के लिए अपना पूरा शासन छोड़ दिया, थानेसर आया और यहाँ पर कन्नौज में अपनी राजधानी बना लिया। जब डियर कन्नौज में वो राजधानी बना लेते हैं, तो कन्नौज को इतने विकसित करते हैं कि पूरे आर्यावर्त, यानी कि हम ये कहें पूरे उत्तरापथ जितना क्षेत्र मगध का था, वो सब का सब कन्नौज के नियंत्रण में आता है। और उस समय कन्नौज राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन के आया। सिर्फ कन्नौज राजनीति का ही केंद्र बन के नहीं आया, कन्नौज में विज्ञान का, साहित्य का, कला का, इन सब का भी बहुत विकास हुआ कन्नौज में। और कन्नौज में जब ये हर्षवर्धन थे, तो हर्षवर्धन कभी शादी विवाह नहीं किए। तो हर्षवर्धन के बारे में अब हम देखें थोड़ा सा, मैप अब हम बना दिए, थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में देख लें। हर्षवर्धन स्वयं एक कवि थे और लेखक भी थे, और इनका जो है शिक्षा को लेकर के इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा करता था हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन के एक कवि, दरबारी कवि थे, जिनका नाम जो है बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की। यह बौद्ध धर्म के साथ साथ शिव और सूर्य दोनों की उपासना में बिलीव रखते थे। इनकी प्रजा स्वच्छंद थी किसी भी धर्म को मानने के लिए, चाहे वो बौद्ध को माने, चाहे वो वैदिक देवताओं को माने। तो यह सूर्य को, बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, सूर्य को और शिव को, ये सबकी उपासना में विश्वास रखने वाले थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे, ये हर 5 साल में, प्रत्येक 5 साल में मोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। ये मोक्ष परिषद कहाँ? प्रयागराज के संगम में मोक्ष परिषद का आयोजन होता था। प्रयागराज के जब आते थे, प्रयागराज में हर 5 साल में मोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। यहाँ क्या करते थे, हर 5 साल में राज्य की जितनी संपत्ति रहती थी, वो पूरी की पूरी संपत्ति ये दान कर दिया करते थे। पूरी की पूरी संपत्ति दान कर दिया करते थे। हर्षवर्धन से हम एक शब्द याद रख सकते हैं, इन्हीं के दरबार में वेनसांग आया था। वेनसांग चीनी यात्री था। वेनसांग आया था और वेनसांग ने सी युकी की रचना की थी। और ये सी युकी की रचना की थी, और वेनसांग काफी समय तक कन्नौज में निवास भी किया था। उसके बाद हम देखते हैं, इन्होंने कन्नौज में भी कई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हर्ष ने किया। कहने का मतलब है कि हर्ष एक बहुत ही प्रतापी और योग्य शासक हुआ करते थे। उसके बाद एक दौर आता है कि हर्ष की भी जो ये था पुष्पभूति वंश है, इसका भी पतन हो जाता है। तो पुष्पभूति वंश का जब पतन होता है, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम यहाँ होता है। इंटरेस्टिंग काम ये है कि उस समय अब कन्नौज का शासक कौन बने, ये एक चुनौती बनकर आती है कि अब कन्नौज में शासन कौन करेगा। तो अगर ये हमारा कन्नौज है डियर, ये कन्नौज है, तो इधर एक शासन था, ये यहाँ के लोग गुर्जर प्रतिहार थे, और नीचे के जो थे यहाँ के लोग राष्ट्रकूट थे, दक्षिण भारत के लोग राष्ट्रकूट थे, और पूर्व भारत में जो था वहां पाल वंश का शासन था।
अब ये चाहते थे पाल वंश वाले कन्नौज पे कब्जा कर लें, गुर्जर प्रतिहार चाहते थे हम कब्जा कर लें, राष्ट्रकूट चाहते थे हम कब्जा कर लें। इसलिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के खींचातानी में 200 साल तक कन्नौज जो था वह त्रिपक्षी संघर्ष का केंद्र बना। त्रिपक्षी संघर्ष का आप समझ गए होंगे कि अब हम क्या कहें। त्रिपक्षी संघर्ष, त्रिपक्षी संघर्ष का केंद्र बना गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों में। गुर्जर प्रतिहार का एक शासक हुआ, अंत में जाकर गुर्जर प्रतिहार को ही सफलता मिलती है, पाल वंश और राष्ट्रकूट को वहां से भागना पड़ जाता है। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे इनका एक बहुत प्रतापी शासक हुआ, इनका नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज जो थे ये ठीक ठाक शासक थे, विज्ञान को, साहित्य को, कला को, इन सबको संरक्षण, धर्म को, इन सबको संरक्षण देते थे। उसके बाद इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये न वैष्णव धर्म मानते थे और इसी का प्रमाण मिलता है। ये क्या किए थे, अपने आप को उपाधि लिए थे आदि बराह की उपाधि। भगवान विष्णु जो है बराह अवतार भी धारण किए थे, तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उपाधि लिए थे आदि बराह की उपाधि। और अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ना, गुर्जर प्रतिहार भी अपनी राजधानी कन्नौजे बनाए थे। तो कन्नौज राजधानी बनाए थे और आदि बराह की उपाधि कौन लिया था, मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। उसके बाद जब एक गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज का भी पतन हो जाता है, तब आते हैं यहाँ पर दो वंश। पूरे जो हमारा यूपी का सेक्शन है, क्षेत्र है, एरिया है, भूगोल, यहाँ पर दो वंश का शासन होता है। ये जो यूपी वाला है, यहाँ पर आते हैं कन्नौज में गढ़वाल वंश आते हैं। और जो ये बुंदेलखंड का एरिया था ये कब्जे में आ जाता है। बुंदेलखंड का एरिया किनके कब्जे में आ जाता है, ये आ जाता है जो चंदेल वंश थे उनके कब्जे में आ जाता है। ये चंदेल कौन थे, चंदेल शासक कौन थे? चंदेल शासक मुख्यतः ये मध्य प्रदेश के एरिया में चंदेल शासक सक्रिय थे और इनकी राजधानी खजुराहो थी। बस यही समझिए कि जो हमारा बुंदेलखंड का एरिया था, जब कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार का पतन होता है तो बुंदेलखंड के एरिया में किनका शासन आ जाता है, चंदेल शासक अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिनकी राजधानी खजुराहो थी। उसके बाद जो कन्नौज है, कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन आता है। गढ़वाल वंश के स्थापना जो करने वाले थे उनका नाम चंद्रदेव था। चंद्रदेव जो थे इनका ये तो स्थापना कर दिए, गढ़वाल वंश का कब्जे में ले लेते हैं कन्नौज को। उसके बाद इनका उत्तराधिकारी थे, उनका नाम गोविंद चंद्र था। वैसे इतना गहरा नहीं पूछेगा, लेकिन गोविंद चंद्र था। लेकिन अब ये गोविंद चंद्र इंपॉर्टेंट है। एक क्या किए कि उस समय जो आक्रमण हुआ करता था, और वो आक्रमण कौन आक्रमण हुआ करता था, तुर्क आक्रमण भारत में। चूंकि हम पूर्व मध्यकाल की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो गए हैं, तो पूर्व मध्यकाल की तरफ शिफ्ट होने में तुर्क आक्रमण होता था। कहाँ तुर्क आक्रमण होता था, भारत पर। तो ये तुर्क आक्रमण को विफल करने में कई बार तुर्क आक्रमण को विफल कर दिए थे कौन, गढ़वाल शासक। एक ही गढ़वाल शासक नहीं, जितने भी गढ़वाल शासक थे सबके सब बार बार तुर्कों द्वारा किया गया आक्रमण विफल करते चले आए थे। अब ये जो गोविंद चंद्र है, इनकी पत्नी हुआ करती थी, इनका नाम था कुमार देवी ने क्या किया, जब देख रही हैं कि हस्बैंड बार बार तुर्क आक्रमण को विफल कर रहा है, काशी को कई बार लूटने से बचा रहा है, काशी में तुर्क आते तो पूरी की पूरे एकदम आपदा बन के आते, तो उसको विफल करने का काम अगर गढ़वाल शासक कर रहे हैं, तो कुमार देवी ने इनको उपाधि दी, अपने हस्बैंड को उपाधि दी। इनके सारनाथ में एक अभिलेख से पता चलता है कि इन्हें जो है हरि का अवतार कहा। क्या कहा, हरि के अवतार की उपाधि, हरि का अवतार कहा। और एक और आप याद रखिएगा, जो गढ़वाल वंश के शासक है ना, इसे काशी नरेश भी कहा जाता है। अगर कभी एग्जाम में पूछे
काशी नरेश किस वंश को कहा जाता है? तो गढ़वाल वंश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गढ़वाल वंश के शासक ही थे जो तुर्कों से काशी को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखे थे। इसी के कारण जो गोविंद चंद्र उनकी पत्नी कुमार देवी ने अपने हस्बैंड के बहादुरी को देख करके उनको हरि का अवतार कहा। ये अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख है। हर वाइफ अपने बहादुर हस्बैंड को ही चाहती है कि बहादुर हस्बैंड रहे और ऐसा कार्य करे जैसे गढ़वाल वंश के शासकों ने किया था। गढ़वाल वंश के शासकों को काशी का नरेश भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि वीडियो श्रृंखला थोड़ी लंबी हो गई हो डियर, लेकिन अब इसी के साथ प्राचीन इतिहास जो उत्तर प्रदेश से संबंधित होता है वह यहीं पर एंड होता है। आप लोग कोई भी यूथ का या किसी का जो यूपी जीके से आता है क्वेश्चन और वो प्राचीन इतिहास का सेगमेंट्स है उसको करिए। अगर कोई भी ऐसी तथ्य है, क्योंकि यहाँ खड़े होकर सारे तथ्यों को नहीं बताया जा सकता, अगर कोई भी ऐसा तथ्य है जो तथ्य हम यहाँ पर नहीं जोड़ पाए हैं तो आप अपने नोट्स को बनाइए और उस नोट्स में उस तथ्य को डाल लीजिए। और कोई भी ये किताबें बार बार पढ़िए और उससे नोट्स बनाइए। यहाँ से भी हो सके नोट्स बना लीजिए और उन नोट्स को समेट करके जो आपको तथ्य मिले जो एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस, कहीं भी जहाँ यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको मिले तो आप बखूबी उसको उनमें समेटिए। तो इन्हीं के साथ हम अपने बात को खत्म करते हैं। आगे हम सीरीज लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। आप लोग देखिए यहाँ पर हम खड़े होकर बहुत ऐसी चीजों के बारे में नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि आपको अपने पढ़ने पढ़ाने से मतलब है, फालतू चीजों को सुनने से कोई मतलब नहीं होता है। बस यही कहेंगे कि आप अपनी किताबें पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए और परीक्षा को क्रैक करिए। यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।